प्यारे दोस्तों, नमस्कार। मैं शेखर आज आपके सामने अपनी लिखी पुस्तक आगाज एक पिकनिक लेकर उपस्थित हुआ हूँ। इस पुस्तक में संकलित दर्जन भर व्यंग्य कथाओं में से आज की व्यंग्य कथा है दूल्हा बिकता है बाजार में। चलिए इस कहानी के माध्यम से समाज की सच्चाई से रूबरू होते हैं। दुल्हन के चेहरे पर मुस्कान साफ नजर आ रही थी। शायद वह यह सोचकर खुश हो रही होगी कि अब उसे बेचनहारों के सामने अपने रूप, लावण, ज्ञान कौशल का प्रदर्शन नहीं करना पड़ेगा, वरना मजाल है जो दर्जनों बार परेड किए बगैर किसी टेढ़े गहरे नत्थु खैरे को लड़की पसंद आ जाए। हुजूर, यह दुनिया की ऐसी अकेली खरीदारी है जिसमें बेचनहारों को पसंद नापसंद करने का अनोखा अधिकार है। सारी रस्म समाप्त करने के बाद अब विदाई का वक्त आया। वही विदाई की रस्म जिसके बाद लड़की पराई मानी जाती है। बाबुल का यह घर वही 2 दिन का ठिकाना है, जैसे गीत संगीत ने इसे और भी चरितार्थ कर रखा है। मोहतरमा इस तरह से अपने नाते रिश्तेदारों से लिपट लिपट कर रो रही थी जैसे वह मेरे साथ अपना घर परिवार बसाने नहीं, मोह माया के संसार को छोड़कर हमेशा के लिए जाने वाली है। उसने बारी बारी से सबसे विदा लिया, सिर्फ चंद लोगों को छोड़कर। चंद लोगों में वे लौंडे लपेटे भी शामिल थे जो कभी उसके आशिक प्रेमी होने का गम करते थे। ना ही वे आशिक प्रेमी में इतनी कुव्वत थी कि वे सरेआम अपनी मौसवा के आंसुओं को बहने से रोक पाते, और ना ही इस मोहतरमा में इतना दम था कि अपनी प्रेमी से लिपट कर रो ही पाती। अगर इन दोनों में इतना दमखम होता तो रोने धोने की नौबत आती ही नहीं। वैसे प्रेम विवाह का कोई तजुर्बा मुझे नहीं है। आप स्वयं ही प्रेम विवाह उपरांत विदाई के जश्न का अवलोकन कर सकते हैं। ठीक ही कहा गया है, दिल की बातें जुबान से नहीं कही जाती, वह तो आंखों के फसानों से बयां होता है। शायद जिस तरह से मोहतरमा का इस अखियों के इशारे से परवान चढ़ा था, आज उस इसकी विदाई भी इन्हीं इशारों के साथ हो गई होगी। लौंडो लपेटों को मोहतरमा का यह इशारा अवश्य दास आया होगा, चाहे दुनिया इसे समझे या फिर ना समझे। अब वह मोहतरमा विदा होकर मेरे घर आ गई थी, एक सजी धजी खूबसूरत दुल्हन के रूप में। छिटपुट रस्म यहाँ भी निभाई गई। हंसी मजाक के साथ समय गुजरते गुजरते सुहाग रात की बेला भी आ गई, वही बेला जिसका इंतजार हर एक पति पत्नी को बरसों से रहता है। मन का मिलन होने में तो बरसों लग जाते हैं, परंतु तन का मिलन ही सुहाग रात की अंतिम परिकाष्ठा है। अतः मुझे भी इस हवन कुंड में आहुति देने का अवसर मिला था। रात के 2-2:30 का बीतने के उपरांत मेरा दुल्हन के कमरे में पदार्पण हुआ। दुल्हन सुहाग रात की सेज पर बैठे बैठे मेरा चिंतन कर रही थी। मैंने माहौल को रोमांचक बनाने के लिए 2-4 प्रेम भरी बातें की, फिर हम दोनों सो गए, अगली सुबह से अपने नए जीवन का आगाज करने की वचनबद्धता के साथ। मुझे अगले दिन काम धंधे के लिए अपने कर्म स्थान पर वापस जाना पड़ा। एक सरकारी अधिकारी को इतनी छुट्टी कहा जो महीनों हनीमून मना सके। मेरे बेचनहारों ने मोहतरमा को मेरे साथ जड़ दिया। मजबूरन सुहाग रात के अगले दिन ही मुझे नई नवेली दुल्हन को साथ लेकर अपने कर्म स्थान के लिए रवाना होना पड़ा। मेरे बेचनहारों की इस करतूत से मोहतरमा थोड़ी नाराज अवस्था थी। मैंने अपने कर्म स्थान पर 2 कमरे का एक फ्लैट ले रखा था। सरकारी क्वार्टर की दशा जग जाहिर है। आपको अच्छे से पता है कि एक कुमारी बुआ के घर की दशा दुर्दशा कैसी हो सकती है। मोहतरमा को घर के दर्शन होते ही उसका पारा 7वें आसमान पर था। आखिर क्यों ना हो, घर तो उसे ही सजाना संवारना था। जरा से रोक ठोक के साथ मोहतरमा ने उस घर में रहना स्वीकार किया। जब मैं शाम को घर वापस लौट आया तो पाया कि मोहतरमा टीवी शो देखने में मशगूल है। वह टीवी पर प्रसारित होने वाले लोकप्रिय सीरियल 100 दिन सास के देखने में खोई हुई थी। खुदा का शुक्र है अभी तक सीरियल वालों ने पतियों के लिए कोई एक्सपायरी डेट तय नहीं की, नहीं तो एक्स हस्बैंड की कतार लग जाती। नए घर में मोहतरमा का पहला दिन था। शादी ब्याह के चक्कर में वह थक भी गई होगी। यह सोचकर शाम का खाना किसी अच्छे से रेस्टोरेंट में खाने की हमने सोची। डिनर करने के उपरांत हम जल्द ही घर वापस आ गए। मैं अपने ऑफिस का काम निपटाने में मशगूल हो गया और वह सोने के लिए बेडरूम में चली गई। आज ऑफिस में कुछ ज़्यादा ही काम था। जब मैं कैंटीन में लंच के लिए गया तो वेटर ने भी फब्तियाँ कसना शुरू कर दिया। क्या साहब, लगता है मैडम नाराज हैं, पहले दिन ही बिना लंच दिए भेज दिया। उसके बाद क्या था, मैं अपने सहकर्मियों के बीच हंसी का पात्र बन गया। कोई कहता तुम्हारी सुहाग रात में ही कमी रह गई होगी, तो कोई कहता शायद लड़की कुछ ज़्यादा ही हाई फाई है, वरना ऐसा थोड़े ही होता है, पहले दिन ही भूखा रहना पड़े। सहकर्मियों ने सफल शादीशुदा जीवन के लिए अनेक नसीहतें दे डाली। इन सब नसीहतों से निपटने के बाद मैंने मोहतरमा को फोन किया।
शायद वह भी भूखी होगी। पर यह क्या? मोहतरमा ने बताया कि उसने तो लंच ऑनलाइन मंगाकर खा लिया है। भला हो इन ऑनलाइन वालों का, वरना ऐसी हाई फाई लड़कियों का खुदा ही मालिक है। ऑफिस से अब मैं घर आ चुका था। मैंने पाया कि शाम के खाने का भी कोई इंतजाम मोहतरमा ने नहीं किया है। सब्जियां फ्रिज में पड़ी पड़ी मुझसे छुप हो गई है। बेसब्री मुझसे शिकायत कर रही थी, कब उन्हें काटा तराशा जाएगा, कब उन्हें मसालों के साथ भुना जाएगा और कब उन्हें प्लेटों में सजाकर परोसा जाएगा। मैंने अपने प्रिय सब्जियों की यह शिकायत मोहतरमा को कर सुनाई। उसने मुझ पर कटाक्ष करते हुए नसीहत दी कि काम वाली को रख लो या फिर खुद किचन की बागडोर संभाल लो, पर उससे इसकी अभिलाषा न रखो। आखिर उसने मुझसे विवाह किया है, गुलामी थोड़ी ही की है। मोहतरमा की कटाक्ष भरी बातें सुनकर गुस्सा आना लाजमी था, परंतु इसे मैंने उसका बचपना समझकर माफ कर दिया। रखने को तो मैं काम वाली बाई रख सकता था, परंतु मैं अपने घर की गृहस्थी में किसी तीसरे का प्रवेश नहीं चाहता था। मेरा मानना था कि पति पत्नी को सिर्फ एक दूसरे पर डिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि किसी तीसरे पर। अब मजबूरन मुझे किचन की जिम्मेदारी संभालनी थी। आखिर मैं कितने दिनों तक होटल ढाबों के बलबूते अपनी क्षुधा को तृप्त कर सकता था। वैसे भी मैं नहीं चाहता था कि समाज में हास का पात्र बनूं। कुछ महीने तक यूं ही चलता रहा। मैं खाना पकाता रहा और वह खाना खाती रही। हद तो तब हो जाती जब मुझे उसके सूट-बूट को भी साफ सुथरा करना पड़ता। मेरी माँ चाची अक्सर मुझसे बहू के बने हुए व्यंजनों के बारे में पूछती। मजबूरन मुझे झूठ बोलना पड़ता। एक दिन मेरी प्यारी भाभी मेरे घर आ धमकी। भाभी का यह पहला मौका था जब वह मेरे कर्म स्थान पर आई थी। वैसे भी कुमारे देवरों के पास भाभियां कहाँ जा पाती हैं। मुझे बहुत खुशी हुई, परंतु भेद खुलने की आशा से डर भी लगने लगा। उनका सप्ताह भर तक रुकने का प्रोग्राम था। मैंने 1-2 दिन तक मोहतरमा की तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बनाया। भाभी मेरे साथ नए नए व्यंजनों को बनाने के लिए हंसा करने लगी। वह बड़े जतन से व्यंजन बनाती और बड़े ही प्यार से मुझे और अपनी देवरानी को खिलाती। किसी तरह से मैंने भाभी के आंखों पर पावडर का पर्दा डाले रखा। खुदा ही गवाह है, मुझे क्या क्या मशक्कत करनी पड़ी। आज मेरी प्यारी भाभी वापस जा रही है, सो हम उन्हें स्टेशन तक छोड़ने के लिए गए। शायद इसके पीछे मेरा निहित स्वार्थ था। अपनी आंखों से देखकर तसल्ली कर सकूं कि अब खतरा टल चुका है। पर यह क्या? भाभी ने मेरा हाथ पकड़ा और स्टेशन के दूसरे छोर पर एकांत में ले गई। जब मोहतरमा ने रोकने की कोशिश की तो भाभी ने चेतावनी देते हुए कहा, यह देवर भाभी के बीच का सीक्रेट है, वहां तुम्हारी कोई जरूरत नहीं। भाभी ने बड़ी ही गौर से मेरी तरफ देखा। आज तक उन्होंने मुझे इस तरह से कभी नहीं घूरा था और ना ही कभी उन्हें मुझे एकांत में ले जाने का मौका ही मिला था। सो मैंने नासमझ बनकर सिर्फ उन्हें देखता रहा। तभी उन्होंने मुझसे कहा, दाई से पेट नहीं छुपाया जाता बेटे। तुम क्या समझे, मुझे पता नहीं चल पाएगा। अपनी पत्नी को सपोर्ट करना अच्छी बात है, परंतु सर पर चढ़ाना गलत। आगे तुम खुद समझदार हो। अब मेरे आंखों में आंसू आ गए। दिल तो कर रहा था भाभी से लिपट कर अपनी सारी दुख भरी कहानी का सुनाऊं, परंतु दिमाग कुछ और ही इशारे कर रहा था। तभी ट्रेन का भोंपू बज उठा। मैंने भाभी से वादा दिया कि वह यह राज कायम रखेगी। लौटते वक्त मेरे जेहन में भाभी की बातें बार बार हिचकोले लगा रही थी। मुझे डर लग रहा था कि अगर यह भेद नाते रिश्तेदारों को पता चल गया तो फिर मेरी क्या हैसियत रह जाएगी। मुझे खामोश पाकर मोहतरमा ने कहा, आखिर भाभी से क्या क्या सीक्रेट बातें हुई? मैंने बात को टालते हुए जवाब दिया, कुछ भी खास नहीं, बस यूं ही। मैं मोहतरमा को वापस आवास पर छोड़कर ऑफिस चला गया। अभी भी भाभी की कई बातें मेरे कानों में गूंज रही थी। उधर भाभी घर पहुंच चुकी थी। भाभियां देवर से की बातें को कहाँ निभा पाती है, सो मेरी भाभी निभा पाती। उन्होंने घर पहुंचते ही नमक मिर्च लगाकर मेरी व्यथा का सुनाई। बस क्या था, मेरे बेचनहारों ने लंका दहन की तैयारी शुरू कर दी। उन्होंने मुझे खून पर ही लताड़ा। मैं कुछ भी जवाब देने की स्थिति में नहीं था। सोच विचार कर मैंने भी मन बना लिया था कि अब मोहतरमा से वाद विवाद करना पड़ेगा। मैं ऑफिस से घर वापस आ चुका था। मोहतरमा टीवी सेट पर 100 दिन सास के सीरियल देखने में व्यस्त थी। अब मैंने बात छेड़ी। मोहतरमा का रोक जवाब था, उसके माता पिता ने इतना दान दहेज घर का काम करने के लिए नहीं दिया है। मेरे माता पिता ने तुम्हारी हर जायज नाजायज मांग को सलीके से पूरा किया है। इसके बाद उसने पूरी लिस्ट बारीकी से गिना दिया। एक पुरुष होने के नाते मेरे स्वभाव में उबाल आना लाजमी था।
मैंने भी पलटवार किया, यह दान दहेज तुम्हारे माता पिता ने कोई खैरात में नहीं दी है। उन्हें सरकारी नौकरी वाला दामाद चाहिए था जिससे समाज में अपना रौब छाड़ सके, इसलिए उन्होंने भारी भरकम रकम चुकाई है। मोहतरमा का जवाब था, जब तुम मुंह खोलकर अपना रेट बता सकते हो तो हम क्या सरकारी नौकरी वाला दुल्हा की भी चाहत नहीं कर सकते। इसी सरकारी नौकरी के दम पर तुम सुंदर, सुशील, गुणवती और न जाने क्या क्या गुणों से युक्त लड़की की फरमाइश करते हो, चाहे खुद की शक्ल छुछुंदर जैसी ही क्यों ना हो। फिर इसी सरकारी नौकरी के दम पर दर्जनों लड़कियों को रिजेक्ट करने से भी नहीं घबराते। फिर इसी सरकारी नौकरी के दम पर दर्जनों लड़कियों को रिजेक्ट करने से भी नहीं घबराते। मुहतरमा यहीं पर नहीं रुकी, आगे उसने मेरी औकात बताते हुए कहा, तुम खुद ही साक्षी हो, नौकरी से पहले तुम्हारे पास कितने रिश्ते आया करते थे और उस समय तुम्हारा रेट लिस्ट क्या था। मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं था। जब मैंने यह बात मेरे बेचनहारों को बताई तो वे आग बबूला हो गए। उन्होंने तुरंत ही खरीदारों से इसकी शिकायत की कि उनका माल डिफेक्टिव है, परंतु खरीदारों ने माल वापस मंगाने से मना कर दिया। खरीदारों ने जवाब दिया, जो कुछ भी उनकी लाडली बेटी ने कहा है वह अक्षरशः सही है। उन्होंने मुझे इतना ऊंचा दाम देकर इसलिए नहीं खरीदा था कि उनकी बेटी खुश रह सके। अगर उन्हें अपनी लाडली बेटी को दासी ही बनाना होता तो फिर इतना दान दहेज क्यों देते। आखिर सरकारी नौकरी वाला दुल्हा ही क्यों। मेरे पास समझौता करने के अलावा और कोई चारा नहीं था। मजबूरन मैंने यथार्थ को स्वीकार किया। अब मैं समझ चुका था, दुल्हा बिकता है बाजार में वाली कहावत मेरे साथ चरितार्थ हो चुकी है। चूंकि मैं जेंडर बैलेंस एवं इक्वलिटी में विश्वास करता हूँ, इसलिए मुझे मोहतरमा का पक्ष अधिक मजबूत व तर्कसंगत लगा। उसकी कई बातें यथार्थ के काफी करीब थी। मेरे बेचनहारों एवं खरीदारों ने मेरा सौदा किया था, जिसमें दोनों ने सिर्फ अपना अपना मुनाफा देखा था। प्रेम, समर्पण, विश्वास जैसी कोई भी क्वालिटी इस रिश्ते में मौजूद नहीं थी। प्रेम, समर्पण और विश्वास के बलबूते ही हम पत्थर में भी भगवान ढूंढते हैं। मोहतरमा भी इनके अभाव में अपना सुख चाहती थी और मैं अपना। मैं इस लायक भी नहीं बचा था कि उसे हमारे रिश्ते की दुहाई दे सकूं। जिस रिश्ते की शुरुआत ही स्वास्थ्य हुई हो, उस रिश्ते में प्रेम, समर्पण, विश्वास ऐसा आप समझ सकते हैं कि मेरी स्थिति जोरू का गुलाम वाली हो चुकी थी। मैं दूल्हा बाजार की इस दौड़ में अव्वल आया था। दोस्तों सावधान हो जाइए, कहीं अगला नंबर आपका तो नहीं।